नमस्कार। आज तारीख 24 जुलाई दिन गुरुवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मेरा नाम है पूनम ऋतु सेन। करते हैं खबरों की शुरुआत। संसद के मानसून सत्र के चौथे दिन आज भी दोनों सदनों में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जारी गतिरोध की वजह से कोई कामकाज नहीं हो सका। गुरुवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य बिहार में मतदाता सूची के गहन संशोधन के मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे थे। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों को फिर चेतावनी दी कि तख्तियां लाने पर सदन नहीं चल सकता। उल्लेखनीय है कि सोमवार को शुरू हुए मानसून सत्र में जारी गतिरोध को तोड़ने के लिए न सरकार के फ्लोर मैनेजरों की ओर से अब तक कोई ठोस पहल नजर नहीं आ रही है। भारत और ब्रिटेन ने आज एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन के व्यापार सचिव जोनाथन रेनॉल्ड्स ने औपचारिक रूप से मंजूरी दी। इस सौदे से वर्तमान 34 अरब डॉलर के सालाना व्यापार को बढ़ाकर 2030 तक 120 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य है, जिसे ब्रिटिश पीएम केयर स्टारमर ने ऐतिहासिक करार दिया और पीएम नरेंद्र मोदी ने भी खुशी जताई। इस समझौते में विस्की पर शुल्क 150% से घटाकर तुरंत 75% और 10 साल में 40%, जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों पर 110% से 10% करने जैसे बड़े बदलाव शामिल है। जबकि ब्रिटेन 99% भारतीय सामानों जैसे कपड़ा, जूते, मशीनरी पर शुल्क खत्म करेगा। भारतीय शेफ, योग प्रशिक्षक और संगीतकारों को ब्रिटेन में काम का मौका मिलेगा। साथ ही 40 अरब रुपए की बचत और ब्रिटिश कंपनियों के लिए 38 अरब पाउंड के टेंडर का रास्ता खुलेगा। प्रवर्तन निर्देशालय ने आज अनिल अंबानी से जुड़ी कंपनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है, जिसमें 2017 से 19 के दौरान यस बैंक से कथित तौर पर 3000 करोड़ रुपए के ऋण डायवर्जन की जांच शामिल है। ईडी ने पीएमएलए के तहत 35 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें सामने आया कि यह धन बैंकों, शेयरधारकों और निवेशकों को गुमराह करने की सुनियोजित साजिश का हिस्सा था, जिसमें रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। बता दें कि यह कार्रवाई सीबीआई की एफआईआर और सेबी, एनएफआरए, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे नियामकों की रिपोर्ट्स पर आधारित है। इधर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा पर आज हिंसक गोलीबारी हुई, जिसमें कंबोडियाई सैनिकों की गोलीबारी से अब तक इस रिपोर्ट को लिखे जाने तक 12 थाई नागरिकों की मौत हो गई और 14 अन्य लोग घायल हो गए। थाईलैंड ने जवाबी कार्रवाई में कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले शुरू कर दिए और F-16 लड़ाकू विमानों को तैनात किया, जबकि दोनों पक्ष एक दूसरे पर पहले ही हमले का आरोप लगा रहे हैं। कंबोडिया के विदेश मंत्रालय का दावा है कि थाई सैनिकों ने सुबह गोलीबारी शुरू की। वहीं थाई सेना का कहना है कि कंबोडियाई पक्ष ने ड्रोन और BM-21 रॉकेटों से हमला किया। ये तनाव 28 मई को हुई भिड़ंत का परिणाम है, जिसमें कंबोडियाई सैनिक की मौत के बाद विवाद गहराया, जिसके चलते थाई पीएम शिनवात्रा को भी पद से हटाया गया। रूस में एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। रूस का एक यात्री विमान अमूर इलाके में क्रैश हो गया। यात्री विमान एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से संपर्क टूटने के बाद से ही गायब हो गया था, जिसमें 43 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे। यात्रियों में 5 बच्चे भी शामिल थे। बचाव कर्मियों को टिंडा से लगभग 16 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर रूसी यात्री विमान का मलबा मिला था। विमान क्रैश तब हुआ जब वो अपने डेस्टिनेशन से थोड़ी ही दूरी पर था। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि विमान किस तकनीकी या मौसमी कारण से रडार से गायब हुआ। वहीं चीन की सीमा से नजदीकी के कारण क्षेत्र रणनीतिक रूप से भी संवेदनशील माना जा रहा है। हादसे के कारणों की जांच अभी शुरुआती दौर में है। आज सुप्रीम कोर्ट ने 2006 को मुंबई सीरियल ट्रेन धमाकों के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 21 जुलाई 2025 को इस मामले में सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था, जिसे महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रिहा किए गए आरोपियों को दोबारा जेल नहीं भेजा जाएगा और इस फैसले से अन्य मामलों में उदाहरण के तौर पर भी नहीं लिया जाएगा। कोर्ट ने सभी आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, जिसके बाद से इस मामले में अगली सुनवाई होगी। गजा में मानवीय संकट गहराता जा रहा है, जहां पिछले 24 घंटों में भुखमरी से 15 लोगों की मौत हो गई और 1 लीटर दूध की कीमत $100 तक पहुंच गई है, जिससे हालात और भी भयावह हो गए हैं।
पिछले 2 महीनों में भूख और कुपोषण से कई बच्चे और बुजुर्ग दम तोड़ चुके हैं, जबकि दवाइयों की कमी ने मृतकों की संख्या को और बढ़ा दिया है। इधर इजरायली सैनिकों की गोलीबारी में राहत केंद्रों पर जाने वाले भूखे लोगों की जान जा रही है, जिसमें पिछले 7 हफ्तों में 1000 से ज्यादा मौतें हुई हैं, जबकि 111 राहत संगठनों ने भविष्य में हजारों लोगों के भुखमरी होने का शिकार की चेतावनी दी है। युद्ध विराम की बातचीत के बावजूद इजराइल पूर्ण जीत की मांग कर रहा है। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत इंग्लैंड के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं, क्योंकि चौथे टेस्ट के पहले दिन मैनचेस्टर में उन्हें गंभीर चोट लग गई। बीसीसीआई के अनुसार पंत के दाहिने पैर की उंगली में फ्रैक्चर हुआ है, जिसकी पुष्टि स्कैन रिपोर्ट से हुई है और डॉक्टरों ने उन्हें कम से कम 6 हफ्ते आराम की सलाह दी है। ये घटना 68वें ओवर में हुई, जब क्रिस वोक्स की स्लोअर यॉर्कर गेंद पंत के बल्ले से टकराकर जूते पर लगी, जिससे वे दर्द से कराते हुए रिटायर्ड हर्ट हो गए। बता दें आपको कि 37 रन बनाकर वे मैदान से बाहर ले जाए गए। इस चोट से पहले उन्होंने साई सुदर्शन के साथ 72 रन की साझेदारी की थी। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने विवादित फिल्म उदयपुर फाइल्स को 6 बदलावों के साथ रिलीज करने के केंद्र के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने फिल्म पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह भारतीय मुसलमानों को आतंकवाद के समर्थक के रूप में दर्शाती है, जो सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा दे सकती है। मदनी ने दावा किया कि कथित तौर पर फिल्म में भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तान के आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति रखने वाला या उनके इशारों पर काम करने वाला दिखाया गया है। उन्होंने इसे दुर्भावनापूर्ण और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए खतरा बताया और सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से गठित स्क्रीनिंग कमेटी के आदेश पर भी सवाल उठाए। अब बात मुद्दा सोशल में राहुल गांधी से जुड़ी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक्स के अपने हैंडल से संसद के बाहर खुद के पत्रकारों से बात करने का एक वीडियो शेयर किया है और लिखा है, चुनाव आयोग गलतफहमी में न रहे, वोट चोरी करने के आपके हथकंडों के 100% पुख्ता सबूत हैं हमारे पास, हम उन्हें सामने भी लाएंगे और आप इसके अंजाम से बच नहीं पाएंगे। लोकतंत्र और संविधान को बर्बाद करने की कोशिश करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। और खबर जरा हटके में बात लौंग उत्पादन से जुड़ी। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश बनकर उभरा है, जहां जावा, सुलावेसी और मालुकू जैसे द्वीपों की उष्णकटिबंधीय जलवायु और उपजाऊ ज्वालामुखी मिट्टी लौंग की खेती के लिए आदर्श साबित होती है। हर साल इंडोनेशिया 1,20,000 से 1,35,000 मीट्रिक टन लौंग का उत्पादन करता है, जिसमें से बड़ा हिस्सा स्थानीय रूप से क्रिटेक सिगरेट बनाने में इस्तेमाल होता है, जबकि बाकी भारत, मध्य पूर्व और यूरोप जैसे बाजारों में निर्यात किया जाता है। इसकी उच्च तेल सामग्री और गहरी सुगंध के कारण इंडोनेशियाई लौंग की मांग बढ़ी है। वहीं मेडागास्कर दूसरे, तंजानिया तीसरे, श्रीलंका चौथे और कामोरोस 5वें स्थान पर है, जो अपनी विशिष्ट गुणवत्ता और सुगंध वाले लौंग उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट theLens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।